To get forward in life, to get success in life, you don't need a vision. You need a vision. बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ. In this episode of Adon Talks, we have founder of The Natural Wash, Akshat Goyal. At the age of 18, he started facing some difficulties with his vision. And 21 की age तक आते आते, he lost 99% of his eyesight vision. But the story begins from here. इस episode के बाद कोई नहीं कह सकता कि यार मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरे को ये challenge face हो रहा है, और excuses नहीं बनाएगा कोई. इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई, specially bootstrapped. His business sense is on point. आपको इस स्टोरी के बाद समझ आएगा कि कैसे इस डिसेबिलिटी की वजह से इनको फंडिंग मिलते मिलते कैंसिल हो गई. बहुत सारे फाउंडर्स ना टूट जाते हैं जब वो फंड रेज नहीं कर पाते हैं. उनको लगता है कि यार बिना पैसों के धंधा कैसे करेंगे, और बहुत सारे स्टार्टअप सिर्फ इस वजह से बंद हो जाते हैं. बट दिस गाय मेड अ बूटस्ट्रैप्ड बिजनेस. मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस एपिसोड के बारे में, आप प्लीज ये पूरा एपिसोड देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एडॉन टॉक्स का अब तक का हाईली मोटिवेटिंग पॉडकास्ट है ये, और स्पेशली मेरे को खुद अपनी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज से निकलने में मदद हुई इनकी स्टोरी जान के. सो प्लीज दिल खोल के और दिल लगा के एपिसोड सुनो, क्योंकि इनकी स्टोरी सिर्फ मोटिवेटिंग ही नहीं है, आपको बिजनेस के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो मोटिवेशनल प्लस बिजनेस सेंस, ये फुल कंप्लीट पैकेज है. तो एंजॉय दिस एपिसोड विद द नेचुरल वॉश फाउंडर. एंजॉय योरसेल्फ. सो हाय अक्षत सर, वेलकम टू एडॉन टॉक्स. बस हाँ जी, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो मेरे को और ऑडियंस को, जो लोग आपको नहीं जानते वो लोग भी जान जाएंगे. Definitely, yeah. Hi everyone, I'm Akshat this side. So basically, मैं The Natural Wash का co-founder हूँ. I'm just 25 years old. और ठीक है, मेरी शादी भी हो गई है यार. ठीक है, तो jokes apart. तो basically I started this business when I was 21. ठीक है, 4 साल में The Natural Wash को bootstrap ब्रांड है. मार्केट में मेरे अकॉर्डिंग अच्छा कर रहा है, बाकियों की जजमेंट में मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है. हाँ जी. ठीक है, और ठीक है, देख रहे हैं कहाँ मार्केट अपने को लेके जाएगी. बीच में बहुत स्ट्रगल्स आए, बहुत हैसल्स आए. अब उन स्ट्रगल्स हैसल्स के चक्कर में क्या है कि ना माइंडसेट पूरा चेंज हो गया काम करने का. पहले सोचा कि फंडिंग के साथ काम शुरू करेंगे, फिर ड्यू टू मैं एक माइनर चीज़ भगवान ने जो मुझे दी, when I was 21, so I got to know that I'm suffering from a rare disease, जिस चक्कर में I will blow off my vision with time. उस चक्कर में क्या है कि इन्वेस्टर्स को जब पता चला कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, एक डील भी हो गई थी क्लोज ऑलमोस्ट, बट उसके बाद जो है जब लास्ट स्टेज ऑफ द डील इन्वेस्टर को जब पता चला कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, तो उन लोगों ने बैकआउट कर दिया. तो उसके बाद हम लोगों ने यार पिवट लिया कि अब खुद ही करेंगे, बूटस्ट्रैप्ड ही चलाएंगे, खुद के ही ब्रांड को, मतलब बिना किसी से पैसे लिए खुद की मेहनत से और री इन्वेस्ट कर करके अपने ही ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे. हाईली मोटिवेटिंग और हाईली हार्ट टचिंग भी, और ऐसे दिल के टुकड़े हो गए मेरे थोड़े से. बट जोक्स अपार्ट, तो ये ब्यूटी ब्रांड जब आप स्टार्ट कर रहे थे, तो ये उसी टाइम पे स्टार्ट हो रहा था या बाद में आपने स्टार्ट किया, कैसा था सारा? क्या चीज़? जब आप ब्रांड स्टार्ट कर रहे थे और जब विजन वाली प्रॉब्लम आई. ओके, बेसिकली विजन प्रॉब्लम क्या था, मैं 18 का था, मैं वाज 18, मैं वाज इन कॉलेज. ओके, तब थोड़ा सा मुझे ना प्रॉब्लम होने लग गया. उससे पहले मैं वॉलीबॉल स्टेट प्लेयर रह चुका हूँ. आई यूज्ड टू ड्राइव अ लॉट, आई यूज्ड टू मैं बहुत बहुत ज़्यादा वो फन लविंग सा पर्सन था कि हर मतलब जो बकचोदी होनी है ना वो करनी है लाइफ में. ठीक है, तो उस नेचर का बंदा था. जब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई गेम्स खेलने में, ड्राइविंग में, तब डॉक्टर को दिखाया, तब पता चला. लेकिन तब डॉक्टर ने कहा था कि टाइम है. ओके, व्हेन आई टर्न 21 तब आके रियलाइज हो कि टाइम जो है वो कम है. हाँ. और फिर उस टाइम पे आज मेरी वाइफ और उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड शिवांगी, तो उस टाइम हम लोग मतलब कॉलेज से निकले थे. पापा का बिजनेस था, पापा ने बोला कि तेरे को मेरा ज्वाइन करना है, मेरा कर ले, अपने वाले पे जाना है तो अपना कुछ खुद से बना ले. हाँ. और सबसे बेस्ट आइडिया पापा ने दिया कि बेटा तू पहले अपना ट्राई कर ले, तुझे लगता है कि ठीक है तू कर लेगा, बहुत बढ़िया, तो और कुछ ग्रो हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बैकअप में तो मेरे पास मेरा बिजनेस है ही, कभी भी ज्वाइन कर लियो. तो मुझे ऑप्शन मिला. मेरे को था कि अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलती नहीं है कि कभी हिट एंड ट्रायल करने की. लोगों को सीधा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ में 21 के बाद. मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है ट्राई करने की तो मैं क्यों ना करूँ. बस वो ट्रायल शुरू किया था, आज वही चल रहा है. अब वो ट्रायल जो है वो लाइफ बन चुका है. तो विजन आपका धीरे धीरे ब्लर हो रहा था या कैसे हुआ? इट वॉज डिटोरेटिंग स्लोली, स्टेप बाय स्टेप. ओह, बाकी ऐसा नहीं है. ठीक है, देखो बेसिकली क्या लाइफ में कोई स्टॉपेज नहीं होती यार. ठीक है, मैं आई यूज्ड टू स्लीप विद माई ग्रैंडफादर, क्योंकि वो अकेले नहीं, मतलब उनको अकेले थोड़ा सा वो एजिड थे, तो
एक होता है ना कि साथ में कोई घर वाला हो. सो बिफोर माई मैरिज आई यूज्ड टू स्लीप विद हिम. तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे. ठीक है, ही वॉज वेल एजुकेटेड पर्सन. ठीक है, तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे. वो बहुत समझाते थे कि लाइफ में रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, हर चीज़ का तोड़ है, हर चीज़ के तरीके मिल जाते हैं. तो उन्होंने मुझे बहुत स्टैंड किया इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए. गॉट इट. सो व्हाई ब्यूटी ब्रांड, क्यों नेचुरल स्टार्ट किया? ये सवाल ना शिवांगी से पूछना है. क्योंकि मेरे को तो था कि कुछ बिजनेस में करना है. हाँ. मैंने उससे पूछा कि तेरा क्या मन है. कुछ वो भी सोच रही थी जॉब करूँ. मतलब एक आदमी कॉलेज से निकल गया था ना, एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करना चाहता है. हाँ. तो उसने कहा कि यार जॉब करूँ, बिजनेस करूँ खुद का. मैं मिक्स्ड हूँ. मैं कहा मुझे बिजनेस करना है, तुझे भी करना है, साथ में ट्राई कर ही लेते हैं. और उसके पास एक मन में था कि मुझे कुछ ब्यूटी सेक्टर में बहुत अच्छा करना है कुछ. और उसका बचपन से होता है ना शौक था कि मुझे कॉस्मेटिक्स पसंद है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पसंद है, नए नए तरीके के फेस वॉशेस, क्रीम्स अच्छी लगती हैं. रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स उसको बहुत अच्छे लगते थे. करेक्ट. तो फिर उसने बोला जब मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं बना भी सकती हूँ. जब मैं बनाऊंगी तो आप साथ में बना लो. तो बस करते कराते वो साथ में शुरू हो गया. एंड यू सेड बूटस्ट्रैप्ड है हम अभी तक बूटस्ट्रैप्ड है. तो आगे बूटस्ट्रैप्ड ही रहेंगे यार. एक बारी मेरे को ना दुनिया को ये प्रूफ करना है. हाँ. कि पैसा बर्न करके बिजनेस नहीं बनता. जरूरी नहीं है कि पैसा बर्न करके बिजनेस बने. बिजनेस अगर बनाना आता है ना तो तुम 1 रुपये से भी बना सकते हो. निर्मा ने भी बनाया था 50 रुपये से. मैं भी बना लूंगा अपनी अर्निंग से. ग्रेट. हाई फाइव. मैं भी बना रहा हूँ यॉर्कस्टर और एडॉन प्लस और सो मैं भी इसमें बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि बूटस्ट्रैप्ड कंपनीज ही बेस्ट हैं. बेस्ट मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार ये चीज़ सबसे बेस्ट है. क्योंकि मेरे को किसी का भी चैलेंज नहीं है. लाइक मेरे को भी ऑफर आए थे कि मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा, कि यॉर्कस्टोर में इन्वेस्टमेंट्स के. बट उस टाइम पे मैंने एडॉन पे स्टार्ट कर दिया था, जैसे मैंने आपको बताया. अब आई वाज लाइक यार मैं ऑफर भी अच्छा था और लेते ही जहाँ पे है वो उससे बढ़ जाता, डेफिनेटली बढ़ जाता. पैसा आता है तो कंपनी बढ़ जाती है. बट पॉइंट इज कि मेरे को ये था कि यार मैंने उठा लिया पैसा तो मैं सिर्फ यहीं का हो गया कि मैं कुछ और नहीं कर सकता. उनकी एक्सपेक्टेशंस आ जाएंगी मेरे को. और फिर जितना मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ और मैं काफ़ी छोटा हूँ और उस टाइम पे और ज़्यादा था, तो मेरे को था कि भाई मेरे को यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, तो अभी फंसो मत. तो इसलिए मैंने नहीं किया. और मैंने स्टार्ट पता है बिजनेस इसलिए किया था कि मेरे को बाइक लेनी थी. बहुत बढ़िया. और जिस दिन बाइक लेने के पैसे इकट्ठे हुए आई वाज लाइक यार बाइक छोड़ो, गाड़ी. हाँ, गाड़ी गाड़ी के बाद नहीं, घर लेना है. और ऐसे करते करते फंस गया. बट ऐसे स्टार्ट हुई थी मेरी जर्नी. सो स्टार्टअप से वैसे ही मेरे को पता है प्यार हो जाता है कि हाँ यार देखो, मैं ऑनेस्टली बोलूँ मुझे बिजनेस ग्रो करना है. मेरे को ये था कि मेरे को ऐसा कोई स्टार्टिंग से एम नहीं था कि बूटस्ट्रैप्ड ही रहना है. हाँ. बूटस्ट्रैप्ड भी थे जब फंडिंग का प्लान मिला तो सोचा था फंडिंग भी ले लेंगे. लेकिन अब जो सिनेरियो हुआ है ना यार, मैं देखो ऑलरेडी मैं 2 ब्रांड्स रन कर रहा हूँ, द नेचुरल वॉश एंड चेरी एंड कोको. ठीक है. और ऑलरेडी में एक 3rd ब्रांड है जिसमें मैं चीफ एडवाइजर हूँ. ऑर्गेनिक चाचा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का ब्रांड है. ओके. ठीक है. तो मैं ऑलरेडी 3 ब्रांड्स में अपनी इन्वॉल्वमेंट दे रहा हूँ. मुझे बिजनेस करना आता है इसलिए दे रहा हूँ. डेफिनेटली. टाइम पास तो नहीं कर रहा. और इन्वेस्टर उस छोटी सी चीज़ को पकड़ के कि यार इसका फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है, बाकियों का भरोसा है उनको. अगर किसी को उन्होंने पैसे दिए हैं उस बंदे का एक्सीडेंट नहीं हो सकता. ट्रू. उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती बॉडी में, उसको कोई मिसहैप नहीं हो सकता लाइफ में, कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं हो सकती उनके साथ. किसी के साथ भी हो सकती है. लेकिन ये बहुत मुझको सिली लगा जो उन्होंने मेरे साथ एक्सक्यूज दिया. उनको मतलब इन्वेस्टर्स को गारंटी है कि बाकियों का जो पैसा है, बाकियों को जिनको उन्होंने पैसा दिया है वो अमर रहेंगे. कभी नहीं होता ये. तो उन्होंने जो मतलब वो मेरे को बहुत पिंच हुआ कि यार मैं 3 बिजनेस चला रहा हूँ, 3 कंपनियां मैं ऑलरेडी बिल्ड कर रहा हूँ. और तुम्हें लग रहा है कि यार नहीं इसको एक ये छोटी सी प्रॉब्लम है तो इस बोल के जो है इसकी फंडिंग कैंसिल करो. तो वो मेरे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग और टर्निंग पॉइंट था जब मैंने सोचा कि अब बूटस्ट्रैप्ड ही चलेंगे, स्लो चल लेंगे, कोई बात नहीं, जो है अपना है, अपने आप को जवाब देना, अपने आप से सवाल पूछना है, किसी और की हाजिर जवाबी नहीं करनी. एग्जैक्टली. एंड द ब्रांड इज बिग नाउ. और मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी, जैसे मेरे को था कि पॉडकास्ट है तो मैं रिसर्च करा था और मैंने काफ़ी रिव्यू वीडियोस देखी हैं जिसमें से 90% पॉजिटिव था. लाइक बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे. एंड आई वाज लाइक यार ठीक है चलो ब्रांड अच्छा है. बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ आप लोगों ने काम किया. हाँ, हमारे 2 ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं. मतलब मैं पहला ब्रांड होऊंगा मेरे हिसाब से जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट करने के 2 साल के अंदर बूटस्ट्रैप्ड कंपनी ने अपने पैसों से
2 ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए थे। तो सोनम बाजवा, मोनी रॉय, ये दोनों मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स थे। वो और मेरे सेकंड ईयर कंप्लीट होती मैंने इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था। नाइस। बताओ अपने आपकी बिजनेस सेंस काफ़ी मस्त है। सो लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस। क्या चैलेंजेस आए थे? बिल्कुल, अगर कोई अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर रहा है तो क्या चैलेंजेस हैं? तो देखो, अर्ली स्टेज का मैं ऑनेस्टली बताऊं, चैलेंजेस ना मतलब ऐसा नहीं होता कि नीचे वाले को तो ऊपर वाले को नहीं है। लाइफ में चैलेंजेस हमेशा आएंगे, डेफिनेटली। मैं ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं जानता हूँ जिसने बिजनेस सेटअप कर दिया, 1000 लोग रख लिए, अब वो मस्ती कर रहा है। उसको डबल टेंशन है। एग्जैक्टली। ठीक है कि 1000 लोग हैं, कितनों को मैनेज करूँ, कैसे मैनेज करूँ, कहाँ घपलेबाजी चल रही होगी, कहाँ लूपहोल्स कवर कैसे होंगे। तो चैलेंजेस हमेशा आएंगे। एक जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है ना, एक बात हमेशा बंदे को याद रखनी चाहिए, चैलेंजेस से भागना नहीं है। यूजुअली लोगों के पास बहुत ग्रेट आइडियाज़ होते हैं, लोग पता कहाँ नीचे जाते हैं, कहाँ वो आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाते, जब वो 10 चैलेंजेस को फेस करके फेडअप हो जाते हैं कि यार मुझे क्यों सारी तकलीफें हो रही हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा स्टाफ एफिशिएंसी क्यों नहीं निकाल के दे पा रहा, मेरी डील्स क्यों नहीं क्लोज हो पा रही, मेरे को ही फाइनेंस में क्यों इशू आ रहा है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, किसी में भी कोई बंदे को इशू आ रहा है तो बंदा फेडअप हो जाते हैं लोग। हाँ, वो सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको आपको ओवरकम करना है, कि कभी फेडअप मत होना। कभी ये तुम ये भूल जाओगे कि बड़ा बिजनेस बनने के बाद चैलेंजेस नहीं है, तो सबसे बड़ी भूल है। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जितने बड़ा तुम्हारा बिजनेस हो रहा है उतनी बड़ी तुम्हारी सिरदर्दियां हो रही हैं। बस ये तो चैलेंज सिर्फ एक है कि डोंट गिव अप, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड अगर तुम रखोगे ना, तो तुम जो भी तुम्हारा आइडिया है तुम उसको कोई इवॉल्व करके आगे बढ़ा पाओगे। बट नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। और वो अगर 50 लोग कंपनी शुरू करेंगे ना, तो 30 लोग बैकआउट कर जाते हैं कि यार बहुत सरदर्दी थी, बहुत फ्रस्ट्रेशन थी, दिन रात काम करना पड़ रहा था। वो तो होगा यार, वो तो है। एग्जैक्टली। हाउ डिसहार्टनिंग ये वाली चीज़, कि क्योंकि मैं फील कर पा रहा हूँ वो चीज़, जैसे आपने बताया कि इन्वेस्टर्स ने कर दिया, क्योंकि ये चीज़ होती है बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग कि जैसे आप एक कहीं से भी आप उम्मीद लगा के बैठो और वो उम्मीद जब टूटती है। यार मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। हाँ। लास्ट ईयर की बात है ये, ड्यू डिलीजेंस चली थी। हाँ। टर्म शीट साइन हो गई थी। बेसिकली इन्वेस्टर का प्रोसेस होता है, टर्म शीट होती है, हाँ। फिर डिलीजेंस होती है, फिर एसपी होता है, शेयर परचेज एग्रीमेंट, और फिर पैसा आता है। 4 स्टेप्स होते हैं। सर मेरा टर्म शीट, ड्यू डिलीजेंस, एसपी तीनों हो गया था। पैसा आने से 5 दिन पहले तो हुआ क्या था कि बड़ी कंपनी होती है, उसके नीचे 100 लोग होते हैं। हाँ। तो जब तक 100 लोगों से बातें हो रही थी तब तक तो डील ओके थी। मालिक के पास तक जब पूरी रिपोर्ट गई कि सर ये पूरी रिपोर्ट है, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे देख लो आप, उसको फिर जब पता चला बाद में कंपनी को कि यार मेरे को ये डिसेबिलिटी है, तो उन्होंने पैसा आने से 4 दिन पहले ही बैकआउट कर लिया था। मेरे 6 महीने का प्रोसेस था पूरा, तो इसमें से कि मैं ऑलरेडी सब कुछ प्लान फ्यूचर में जो है फंड रेजिंग के हिसाब से कर चुका था। और जब लास्ट मोमेंट वो कैंसिल हुआ था ना, मेरी पूरी प्लानिंग हिल गई थी, क्योंकि मेरा पूरा जो नेक्स्ट 6 मंथ्स प्लान थे ना, वो सब बिग बजट के साथ थे। दिस वाज कोविड से पहले? नहीं, कोविड में ही, 2022। ओके, ठीक है। मैंने कोविड से पहले तो क्या 2019 में तो हमने बिजनेस 11 सितंबर को ब्रांड लॉन्च किया था। हाँ, 4-5 महीने बाद तो कोविड आ गया था। गॉट इट। ठीक, तो फिर कोविड में कैसा रहा था? कोविड में भाई ऐसा रहा था कि बिजनेस तो सेल कर रहा था 0। ओके। लेकिन मेरे को पता था कि मेरे पास 25 एम्प्लॉयज़ हैं। हाँ। उस टाइम 25 लोग थे। एक बंदे के पास घर में 4 लोगों की एवरेज ले लो, हाँ। तो 100 लोगों की रोजी रोटी मेरे बेसिस पे है। तो हम लोगों ने ना कोई ले ऑफ किया था, ना कट्स किए थे। और मेरे पास बैंक में जितना था ना, मैंने सारा लगा दिया था। मैं कहा मेरे पास अब मैं जब तक कर सकता हूँ मैं करूँगा, क्योंकि ना इनकी गलती है ना ही मेरी गलती है। मेरे को पता है कि मेरे पास फैमिली सपोर्ट है, मुझे इशू नहीं आएगा, मुझे पता है, लेकिन इनके पास सिर्फ मेरा सपोर्ट है। तो अगर मैं बैकआउट कर गया तो उनका क्या होगा। तो कोविड बहुत टफ टाइम था ब्रांड के लिए भी, स्टाफ के लिए भी, लेकिन मैंने उनको सपोर्ट किया स्टाफ को, तो स्टाफ ने मुझे सपोर्ट किया। तो फिर कोविड के बाद हमारा सेल्स बूम, रिस्पॉन्स, मार्केट किसी अंदर से जो अट्रैक्शन आ रहा था वो भी बहुत अच्छा आया। करेक्ट। अच्छा करोगे तो अच्छा मिल जाएगा यार, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। आपने शार्क टैंक पे आने का नहीं सोचा? नहीं। क्यों? देखो यार 2021 वाला जो एपिसोड था, वो तो मुझे पता था ही नहीं कब शूट भी हो गया। तो लाइव होने के बाद देखा, मैं कहा अच्छा ये सीरीज भी आ रही है। हाँ। 22 वाले में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि ऑलरेडी जून में मेरी लास्ट ईयर जुलाई में टर्म शीट साइन हो गई थी, और जुलाई में एप्लीकेशंस खुलते थे। तो मेरे को था कि टर्म शीट साइन हो गई, एक
हेफ्टी अमाउंट मिल रहा है कंपनी को आगे ग्रो करने के लिए, इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया था। सीजन 3 का क्या प्लान है? अभी तक कोई प्लान नहीं सोचा यार। परफेक्ट, ओके। बूटस्ट्रैप्ड ही रहना आपने, पर ये मार्केटिंग का बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। देखो मैं वहाँ जाऊँगा हाँ। तो क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जाना है नहीं जाना अभी तक मैंने वो भी नहीं सोचा। वो मतलब Okay. जाने के बाद मैं क्या करूँगा मैं उस पर अभी कैसे कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन जाना है नहीं जाना मैंने अभी तक वो भी नहीं सोचा। करेक्ट। तो आपने बताया कि जैसे चैलेंजेस आ रहे थे काफ़ी स्टार्टिंग में, और 6 महीने के आपके प्लान थे बहुत बड़े, तो जैसी फंडिंग रुकी उसके बाद आपने वो 6 महीने कैसे बिताए? बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई थी। देखो मैं बताता हूँ, हुआ था दूसरा ऑफिस ढूंढ लिया था। हाँ। ठीक है, तो ये होता है ना कि लोगों को बोलते हैं हम शिफ्ट कर रहे हैं आप देख लेना। तो मैंने कोशिश करी मेरी पूरी टीम शिफ्ट करे साथ में, लेकिन हर बंदा नहीं कर पाता। लोग सोचते हैं इतना दूर ट्रैवल नहीं करना है, मैं स्विच करूंगा, कर लो। हाँ। मैं मतलब ठीक है, वो मतलब दे वर राइट एट देयर पॉइंट, राइट। तो बहुत सारे लोग नोटिस पीरियड पे थे कि भाई ऑफिस शिफ्ट हो जाएगा, हम लोग कैसे करेंगे। तो ठीक है यार, उनको भी अपने फाइनेंसेस देखने हैं। और प्लानिंग मैंने क्योंकि बेसिक प्लानिंग भी करनी रखी थी, रीप्लानिंग सडनली करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने जो जितने हमारे पोर्टल्स हैं, टाइप्स है जिनके साथ हमारा, उनके साथ सबके साथ अलग लेवल ऑफ प्लानिंग और अलग लेवल ऑफ एग्रीमेंट्स वगैरह, डील्स वगैरह क्लोज कर रखी थी। तो वो सबको हटाना, फिर मतलब ऐसा लग रहा था कि नया जन्म हुआ है ब्रांड का दोबारा। सो अकॉर्डिंग टू मी एट दैट टाइम मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा ब्रांड अब नया जन्म है, अब जो करना है स्क्रैच से दोबारा करना है। तो वो 6 मंथ्स तो अभी तक चल ही रहे थे, मार्च तक तो। हाँ ठीक है, तो मेरा और मेरी वाइफ के लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट टाइम था, लेकिन हाँ तब भी टीम ने अच्छा सपोर्ट दिया और ठीक है अब कर रहे हैं मार्केट में। और अब कैसा चल रहा है सब? देख लो, अब आप यहाँ बैठो आपके साथ। परफेक्ट। मार्केटिंग सेंस अच्छा है आपका। मैं देख रहा था ब्रांड की मार्केटिंग अच्छी हो रही है, तो लेट्स टॉक अबाउट मार्केटिंग। एक कॉस्मेटिक ब्रांड को कैसे मार्केट करना चाहिए? यार एक कॉस्मेटिक ब्रांड की मार्केटिंग में ना एक बहुत एक बेसिक सी चीज़ है जो मुझे लगता है कि हर एक आदमी को पता होना चाहिए क्या करना है। इंडिया में ना अभी तक चीज़ें बिक्री थी रेसिज्म पे। हाँ, काला गोरा काला गोरा काला गोरा। हाँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि यार रेसिज्म पे क्यों बिक रही हैं चीज़ें। मेरा मीडियम स्किन टोन है, मेरी स्किन भी ग्लो कर सकती है। ग्लो अलग होता है और गोरा अलग होता है। हाँ डेफिनेटली, राइट। तो मैं कह रहा हूँ मेरे स्किन ग्लो कर सकती है, मैं वो प्रोडक्ट बनाऊंगा। मैं वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा मार्केट में कि मैं काले से गोरा बना दूंगा। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट में जो तुम जो प्रोडक्ट का सोल्यूशन है ना वो बेचो। तुम उनको गंजा होना कोई बहुत बेकार चीज़ नहीं होती। हाँ बाहर तो लोग बॉल्ड लुक रखते हैं प्रेफरेबली मतलब खुद से। ठीक है, यहाँ पे बंदे को ये बोलो कि यार आपके बाल हैं पतले हैं, मोटे हो जाएंगे, अगर जान नहीं है तो जान आ जाएगी। वो ये प्रोडक्ट बना के बेचोगे बहुत अच्छी बात है। ये बोलोगे तू गंजा है, तू गोरा तेरे बाल उग जाएंगे, ये बोलो कि तुम्हारे बाल जो है वो 10 गुना हो जाएंगे, वो सब लॉजिक मुझे नहीं लगता मार्केटिंग में होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो तुम्हारा प्रोडक्ट कर सकता है ना वो प्रमोट करो, और हम वही करते हैं। हमारा जो की है ना दैट इज आवर क्वालिटी एंड आवर कमिटमेंट। मैं कमिटमेंट ये कर रहा हूँ कि तुम्हारे फेस पे ग्लो आएगा अगर तुम ये प्रोडक्ट्स को कंसिस्टेंटली यूज करोगे। मैं अपने कमिटमेंट डिलीवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में भी दम है और जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ, इसलिए ब्रांड थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ रहा है। परफेक्ट। कितना टाइम लगा था R&D करने में सारी चीजें? क्योंकि 1 ईयर पूरा ब्रांड लॉन्च करने से पहले 1 साल लगा था मेरे को। आप और वाइफ दोनों? हाँ, मेरे को में हम दो ही हैं यार, अकेला तो कुछ नहीं है। मतलब मेरे अकेले की कोई पहचान नहीं है, मेरी पहचान ही मेरी वाइफ के साथ है। नाइस। ये ओके, सो क्या आप डिपार्टमेंट क्या देख रहे होते हो और वो क्या देख रही होती हैं? मैं डिपार्टमेंट्स की बात करूँ तो यार देखो मैं देख रहा होता हूँ, सो यूजुअली हमारे यहाँ 14 डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, जिसमें 7 डिपार्टमेंट्स जो दोनों इक्वली देख रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो क्या एलैबोरेट करोगे वो 14 डिपार्टमेंट्स? ठीक है, तो बेसिकली सब अकाउंट्स में देखता हूँ, परचेज में देखता हूँ, R&D इन क्वालिटी शिवांगी देखती है, HR शिवांगी देखती है, IT में देखता हूँ, वेबसाइट डिपार्टमेंट का मेरा रोल है, ई-कॉमर्स में देखता हूँ, सोशल मीडिया शिवांगी देखती है, क्रिएटिव डिपार्टमेंट शिवांगी देखती है, केयर डिपार्टमेंट शिवांगी देखती है, वेयर हाउसिंग में देखता हूँ, ऑफलाइन सेल्स में देखता हूँ।
परफेक्ट. सो सोशल मीडिया आपने कहा वो देखते हैं और ई कॉमर्स वेबसाइट वाला सारा आप देखते हो. हाँ. तो इनको सिंक करके कैसे करते हो, क्योंकि बहुत सारे अभी नए ब्रांड्स हैं जो कि इन्हीं से स्टार्ट करते हैं. वो लोग प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, देखो मार्केटिंग के ना 100 तरीके हैं. हाँ, ये नहीं होता कि एक तरीके से मार्केटिंग ही एक तरीके से ही डेफिनेटली. हाँ, ठीक है, उनका है वो सिंक करके कर रहे हैं. मेरा है कि मैं अलग स्टैंड अप से कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया इज फॉर माय ब्रांडिंग, ई कॉमर्स इज फॉर माय सेल्स. लोग यूजुअली कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया से ई कॉमर्स पे ट्रैफिक बेच के सेल डाइवर्ट करो. तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं. कुछ लोग हैं जो ना ई कॉमर्स पे बेचते हैं लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ट्रैफिक ब्रांडिंग करके ऑफलाइन बेच रहे हैं. ठीक है, तो हर एक का अपना अपना कॉन्सेप्ट है. अब ब्लू लेज है बेसिकली. और लेज ऑफलाइन मिलता है, हर दुकान पे मिलता है, तब भी वो सोशल मीडिया कैंपेन कर रहे हैं ना, क्योंकि वो एक ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म उन्होंने अवेयरनेस कर रहे हैं. तो कोई अवेयरनेस के लिए लेता है, कोई सेल जनरेशन के लिए लेता है. सबके अपने अपने एक स्ट्रैटेजी होती है. और ऐसा नहीं है कि एक फिक्स पैटर्न है. अगर माल बेचना है ना तो 100 तरीके हैं बेचने के लिए. बट आई वाज आस्किंग योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कैसे कर रहे हो. आप लोग, हमारा ऐसे कोई सिंकिंग नहीं है. ओके, सोशल मीडिया इज यूजुअली अवेयरनेस के लिए, ई कॉमर्स सेल्स के लिए सेपरेट है. परफेक्ट. तो अभी आपने बताया कि आप नए ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हो. रिसेंटली हमने एक ब्रांड लॉन्च किया, चेरी एंड कोको. कंफर्ट क्लोथिंग नाइट वेयर ब्रांड है. ठीक है, तो वो हम लोगों ने अभी मई के महीने में लॉन्च किया है. तो वो मैंने शिवांगी के साथ ही लॉन्च किया है, अंडर वन रूफ ओनली. और जो उसके बाद नेक्स्ट ब्रांड है ऑर्गेनिक चाचा, वो एक अलग स्टार्टअप है. तो उसकी बात करनी है अभी, क्योंकि वो अभी आएगा. बट मेरे को नाम से ही बहुत मस्त लग रहा था, इसलिए आई वाज लाइक कि नाम से अच्छा लग रहा है ना. हाँ, काफी अच्छा लग रहा है. नाम मैंने सिलेक्ट किया था इसलिए. तो क्या है वो ब्रांड के बारे में बताओ थोड़ा. वो एक ऑर्गेनिक यूनिवर्स बना रहे हैं हम लोग, जिसमें कि ई कॉमर्स सेक्टर है, जिसमें कि आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे एज एन ई कॉमर्स पोर्टल. एक फैमिली फार्म D2C बना रहा है. D2C तो एक उसमें यूनिवर्स है. हाँ, उसमें 6 मॉडल्स हैं. ओह, तो पहला मॉडल ई कॉमर्स हो गया. ठीक है. दूसरा मॉडल हो गया फैमिली फार्म्स, जिसमें आपके घर के आसपास सपोज एक खेत है. हाँ, आपको चाहिए डेली, मुझे ऑर्गेनिक सब्जियां चाहिए. हाँ, आपने वो खेत से बुक कर दिया तो वहां से आपको डेली जो है फ्रेश वेजिटेबल्स आएंगी. आपका खुद का रो बुक होगा, उस पर नाम लिखा जाएगा वरुण. ओह, ठीक है, कि ये पूरी रो वरुण की है, इससे जो भी आउटपुट निकल के आएगा वरुण के पास जाएगा. ठीक है, तो फैमिली फार्म है. तीसरा है विजिट एंड स्टेज, कि यार नेचर की क्लोज वाली जो जगहें होती हैं यूजुअली, तो हिल स्टेशन पे भी और नॉर्मल में भी बहुत जगह होती है जहाँ पे सुंदर मतलब एक घर बना हुआ छोटा सा बगीचे में, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो नेचर की बहुत क्लोज होती हैं. तो तीसरा सेक्टर विजिट एंड स्टेज है. चौथा हमारा सेक्टर है उसके अंदर रिसोर्स शेयरिंग. अब एक फार्मर के पास सब कुछ नहीं होता, दूसरे के पास है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देते नहीं है, क्योंकि उनका कोई टाइप नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है. या टाइप कॉन्टैक्ट है तो भरोसा नहीं है. तो हम 2 फार्मर्स को मिलाएंगे कि आप रिसोर्स शेयर करो आपस में, ताकि एफिशिएंसी आप लोगों की बढ़े, कॉस्ट कम हो और आप लोग अच्छा मार्जिन कमा पाओ. क्योंकि यार पूरी जिंदगी हमारी सिर्फ किसानों की बेसिस पे चलती है. खाएंगे नहीं तो फिर जिएंगे कैसे. लेकिन उन्हीं की सबसे बेकदरी इंडिया में ज़्यादा होती है. ओके, तो और भी 2 मॉडल्स हैं, वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में. ओके, सो अभी जो TNW है, इसका क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, इसके साथ आप कैसे जा रहे हो आगे? अभी हम लोगों ने रिसेंटली अपनी पूरी कॉस्मेटिक रेंज लॉन्च करना शुरू किया है. TNW के अंदर फरवरी में हम लोगों ने लिपस्टिक्स लॉन्च किए थे, मार्च में हम लोग काजल आईलाइनर लॉन्च किया था. अभी 20 और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे कॉस्मेटिक के. तो TNW को अब ठीक है, एक ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक ब्रांड तो हमारा पूरा रेंज हम लोग निकाल ही रहे हैं. ओवर 200 प्रोडक्ट्स हमारे हो जाएंगे इस साल के एंड तक. ठीक है, तो अभी इंडिया में ही है या ग्लोबली भी कर रहे हो? अभी इंडिया में ही है. ओके, यार 150 करोड़ लोग हैं यार. डेफिनेटली. यहाँ बेचने जाओ तो थक जाओगे, बेच नहीं पाओगे. तो क्या करना है, बाहर जाके दिमाग लगाना है. हाँ. इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट. अगर आपको बिजनेस करने का सेंस है और आपको पता है कि मैं बेच सकता हूँ, तो कुछ भी बेच सकते हो यार. 150 करोड़ क्या, मतलब कितनी ज्यादा जनता है. तो बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेचने वाले बनो. बेस्ट सेलर कौन सा है आपका? बेस्ट सेलर मतलब बेसिकली मैं 5 मेरे प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं बेस्ट सेलर मानता हूँ. सो मेरा रोज वाटर है, विटामिन सी फेस सीरम है, लिक्विड लिपस्टिक जो हमने रिसेंटली लॉन्च किए हैं वो हमारे टॉप 5 में आ चुका है. ओके, या एंड उसके बाद हमारा SPF स्प्रे है. हाँ, वो हमारा, और एक हमारा मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश है. हाँ, गॉट इट. परफेक्ट. क्या आपको ये ऑफ टॉपिक सवाल पूछ रहा हूँ कि एज अ
विजन जब नहीं होता और ये ऐसे, तो क्या चैलेंजेस आते हैं बिजनेस करने में? चैलेंजेस तो यार देखो बहुत आते हैं। हमारी वेबसाइट में जो TW की वेबसाइट है, हाँ, वो मैंने डिज़ाइन की हुई है। ओके, और जितने भी चेंजेस होते हैं मैं ही करता हूँ उसके। गॉट इट। आपके हिसाब से मतलब मेरे ना दिमाग में एक पूरी इमेज बनी हुई है, तो मैं उस दिमाग की इमेज पे प्ले करता हूँ और सामने वाले को वो चीज़ एग्जीक्यूट करने को बोल देता हूँ। तो अगर आप TW की वेबसाइट कभी खोलोगे तो उसका पूरा लेआउट, थीम, डिज़ाइन, प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन सब मेरा डिसाइडेड है, सब मैंने बनाया है। सुबह से मैं वही देख रहा हूँ और वो अच्छा है। नाइस। ओके, सो अगला सवाल, जैसे अगर किसी को स्क्रैच से कॉस्मेटिक ब्रांड बनाना है, लाइक ये इसमें मैं सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ। आई नो 1000 वेज हैं, बट आपके हिसाब से अगर कोई स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है या उसको प्रोडक्शन नहीं करना, वो अभी सिर्फ माल उठा के बेचना चाह रहा है, तो क्या वे से वो आगे बढ़े? यार देखो, स्क्रैच से बेचना मैटर स्क्रैच से बेचने का नहीं है, मैटर मैन्युफैक्चरिंग का भी नहीं है, मैटर माल उठा के आके बेचने का भी नहीं है। मैटर सिर्फ आता है क्वालिटी पे। ओके, आज के टाइम पे मेरे से ऊपर जितने ब्रांड्स हैं सारे फंडेड हैं। मेरे से नीचे भी थोड़े से ब्रांड्स हैं जो फंडेड हैं, और अभी मेरे से पीछे हैं। मुझे नहीं पता आगे मेरे से आगे जाएंगे नहीं जाएंगे फ्यूचर में। मेरा कहने का मतलब ये कि क्वालिटी अगर आप सर्व करोगे ना, तो कोई ऐसे एस्पेक्ट आएगा ही नहीं आपको कि आपका ब्रांड ना चल पाए। आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करो, आप किसी से लेके बेचो, क्वालिटी पे फोकस ज़्यादा करना है। मेरे पे कोई मेहरबान नहीं हुआ, मेरे पे तो दुनिया मेहरबान तो है नहीं कि अक्षित का है तो हम चलो ले लेते हैं। लोगों को मेरी क्वालिटी अच्छी लग रही है, इसलिए उन्होंने मुझे आज उस पोजीशन पे खड़ा कर रखा है जहां मैं फंडेड ब्रांड्स के साथ कॉम्पीट कर रहा हूँ। उनको क्या मिल रहा है मेरे से माल लेके? क्वालिटी, बस। परफेक्ट। क्वालिटी कस्टमर सर्विस रखो, आप खुद से बनाओ, आप किसी और से लेके बेचो, जो बोल रहे हो ना वो डिलीवर करो बस। करेक्ट। तो आप अर्ली डेज में से हमारे को स्टोरीज बताओ कि क्या एग्जैक्टली चैलेंजेस आए थे जब आप बिल्कुल स्टार्टअप बिल्ड कर रहे थे अपना? या तो बेसिकली हम लोगों ने काम शुरू किया था ना, तो हम लोगों ने सोचा था कि फंडिंग जो है, मतलब पैसा वैसा घर वालों से नहीं लेना, खुद से शुरू करेंगे। तो 1 लाख रुपए मैंने, 1 लाख रुपए शिवांगी ने, 2 लाख रुपए हम लोगों ने इस बिजनेस में लगाए थे। ओके। वो खुद का कॉलेज सेविंग्स नहीं होती, हाँ, उससे। ओके। तो उस टाइम पे क्या था, मशीनें तो कुछ थी नहीं, और सैम्पलिंग चलनी थी, रिसर्च चल रहा था, पाउडर सामान खरीदना था, पैसे वैसे थे नहीं, और मार्केट में सैम्पल्स ट्राई भी करने थे। तो उस टाइम में हम लोग ना अपनी फॉर्मुलेशंस घर पे ट्राई करते थे। तो शिवांगी एंड मी वी यूज्ड टू गो टू द मार्केट एंड वी शुड, मतलब हम ढूंढते थे कि नीम का पेड़ मिले तो उससे कुछ तोड़ के पत्ते लाए ताकि नीम के पत्तों को सुखाएं और हम लोग जो है उसका पाउडर बना पाएँ। हम लोग मार्केट में जाके जो है वो ढूंढते थे कि कहीं से संतरे के छिलक मिल जाए हमारे को, वो सुखा के ऑरेंज पाउडर बना पाए हम लोग। हम लोग जो है वो खुद से जाते थे मार्केट में, हमें पोटैटो पाउडर बनाना होता था, तो आलू खरीदते थे, कद्दूकस करते थे, उसको छत पे सुखाते थे, उसको धूप में फिर पलटते थे, फिर वो जब सूख जाता था तो उसको फिर ग्राइंडर में डाल के फिर उसका पाउडर बनाते थे। तो हम लोगों ने जो अपनी R&D करी है ना प्रोडक्ट्स की, उसके लिए जितने इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, जितना हम खुद से प्रिक्योर कर पाते, क्योंकि हमें बेस्ट नेचुरल रिजल्ट चाहिए था अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, तो हम लोगों ने सब खुद से किया था उस टाइम। तो इसलिए हमारा रिसर्च फेज 1 साल चला था। ओके। और फिर सेल्स कैसे आपने स्टार्ट करी बिल्कुल इनिशियल लेवल पे? यार सेल्स तो देखो ऐसे स्टार्ट हुई थी कि जब प्रोडक्ट आया, हाँ, 2-4 लोगों को भेजा, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भेजा, उनको अच्छा लगा, उन्होंने और लोगों को रिकमेंड किया। तो जो हमारा पूरा जो ग्रोथ पैटर्न है ना, वो वर्ड ऑफ माउथ पे बेस्ड था, क्योंकि मार्केटिंग के बिल्कुल पैसे नहीं थे। तो पूरा पैटर्न हमारा वर्ड ऑफ माउथ पे बेस्ड था। गॉट इट। सो और कौन सा बड़ा सेगमेंट कौन सा मिला था जब आपको कोई एक असाइनमेंट ऐसा आता है जो एकदम से चेंज करता है कि यार इतने प्रोडक्ट्स चाहिए? नहीं, समझा नहीं। मतलब कि जैसे यॉर्क स्टोर के टाइम पे मेरी रेगुलर ट्रेस जा रही थी 20-30 एक दिन में, और फिर एकदम से किसी ग्रॉसरी ब्रांड ने मेरे को बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया। तो आपके लिए कौन सा वो एकदम टर्निंग पॉइंट कहूँ, या फिर कि कौन सा एकदम बड़ा पॉइंट था जहाँ पे आपको लगा कि हाँ कंपनी बड़ी हो गई? देखो यार, टर्निंग पॉइंट पता है मेरे लिए कहा था, जब मुझे जो स्टॉक वालों ने सामने से बुलाया था कि आप हमें एज ए स्पीकर चाहिए, वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। करेक्ट। और मेरे लिए एक्चुअली 2 टर्निंग पॉइंट थे। पहला टर्निंग पॉइंट था जब मैं शिवांगी के घर पे उसके पापा से शिवांगी का हाथ मांगने गया था ना, तो तब मैंने उनको बोला था कि यार
आपकी बेटी देखो बिजनेस वुमन तो बन चुकी है, महीने का 1 करोड़ का सेल कर रही है। हाँ तो अब वो शायद अब मुझे मतलब हमें मेरे को उसका लाइफ आगे बढ़ानी है। हाँ जी। तो तब मुझे रियलाइज हुआ, मैं कहा अच्छा 1 करोड़ की सेल हो गई। तो मेरे को ना उससे पहले रियलाइजेशन थी नहीं कि हम लोग महीने की 1 करोड़ की सेल कर रहे थे। तो मेरे को एकदम से हिट किया, मैं कहा अबे सही में 1 करोड़ की सेल हो गई महीने की। तो मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट था बस कि हाँ चलो अब बिजनेस थोड़ा ग्रो कर रहा है। सेकेंड टर्निंग पॉइंट वो जो स्टॉक वाला था कि जब जो स्टॉक ने एज अ स्पीकर मुझे बुलाया कि हमें आप एज अ स्पीकर चाहिए। कैसा था वो एक्सपीरियंस? इट वॉज प्रीटी गुड, बहुत अच्छा था वो। करेक्ट, नाइस। तो अब आप पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस कर रहे हो? नहीं, पर्सनल ब्रांडिंग पे अभी नहीं जाना या कभी नहीं जाना? कभी नहीं जाना यार। देखो मेरा पॉडकास्ट का रीजन जो है ना पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है। मेरे पॉडकास्ट का रीजन दुनिया को सिर्फ ये बताने का है कि मेरे को सिर्फ एज अ मोटिवेशन लोग अपनी स्टोरी को एज अ मोटिवेशन के साथ दुनिया के सामने प्रेजेंट करना है कि अगर आप कुछ करना चाहो आप कर सकते हो। देयर इज नो वे कि आपको कोई दुनिया की कोई पावर रोक सकती है अगर आपको करने की इच्छा है वो चीज़। मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बतानी है, मतलब यू नो आई सेड अ कोट, मैंने एक अपनी खुद की कोट बनाई है, टू स्टैंड यू डोंट नीड अ विजन, यू नीड अ विजन। ठीक है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो उस पूरे सपने की ज़रूरत है। ये नहीं कि मैं क्या देख रहा हूँ उसकी ज़रूरत नहीं है, सपने की ज़रूरत है। ठीक है, सो मैंने अपने लिए कोट बनाई थी खुद के लिए ये। ठीक है, और इसके बाद मैंने सोचा था कि यार ठीक है मैं अपने एक विजडम दुनिया को दूं कि हर चीज़ पॉसिबल है। इन्वेस्टर मना कर रहा है तो भी बिजनेस बन सकता है, तुम्हारा कोई फिजिकली चैलेंज हो तुम तो भी बिजनेस बन सकता है, तुम अगर यंग हो तो भी बिजनेस बन सकता है। लोगों को 3 चीज़ें आती हैं प्रॉब्लम में, मैंने तीनों चीज़ों को फेस करा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि दुनिया को पता चले ये चीज़। डेफिनेटली। एक बार अपनी एज भी बता दो आप, क्योंकि अभी आप काफ़ी यंग हो। तभी कह रहा हूँ ना कि लोग कहते हैं एज यंगस्टर बिजनेस कैसे करेंगे, वो मैंने बनाया कि हम कोई फिजिकली डिसेबल है तो काम कैसे करेंगे, मैं वो भी कर रहा हूँ। इन्वेस्टर पैसा नहीं देगा तो बिजनेस कैसे ग्रो होगा, हम लोग वो भी कर रहे हैं। तो अब लोग, मैं हो सकता है लोगों को और भी 50 प्रॉब्लम्स आती हूँ, लेकिन हाँ मुझे पता है कि इन 3 प्रॉब्लम से मैं कैसे अच्छे से निकल के बाहर आया हूँ। तो दैट मीन्स वो जो कहते हैं ना फेज नथिंग इज इम्पॉसिबल, वो फेज ट्रू है। और मैं बस उस फेज को दुनिया के सामने स्टैंड करने के लिए आया हूँ कि हाँ ये नथिंग इज इम्पॉसिबल वाला फेज ट्रू है। अब मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये जो भी कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इतने सारे लोगों से मिलता हूँ, इतने सारे फाउंडर से बात होती है, मतलब हर दिन किसी ना किसी से मिल रहा हूँ, और बात करके ही पता लग जाता है कि कौन बंदा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। लाइक, और स्पेशली पॉडकास्ट में लोग नहीं झूठ बोल पाते, क्योंकि 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन है, तुम कितनी देर तक यार ऐसा देखो झूठ का क्या है कि अगर मुझे पता हो क्या सवाल पूछने वाले हो तो मैं जवाब सोच के रखूंगा। ऑन द स्पॉट में कितने झूठ पका लूंगा, 1 2 4 कितने पका लूंगा। 40 सवाल पे 40 झूठ को लगातार तो कोई बोल ही नहीं बोल सकता। और मेरे सवाल भी ऐसे होते हैं, कभी इतने इमेच्योर आते हैं, कभी एकदम अच्छे आ जाते हैं। बढ़िया यार। हाँ, बहुत सारे आते हैं गेस्ट जो कहते हैं कि वो मेरे को क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप ये सवाल पूछना, ये करना, वो करना, बट हम करते नहीं वो वाले पॉडकास्ट, क्योंकि मेरा जो वे है पॉडकास्ट करने का वो कॉन्वर्सेशन से ही कॉन्वर्सेशन। यार फर्क है, तुम मार्केटिंग करने आ रहे हो तो तुम रटी हुई स्क्रिप्ट दे रहे हो। हाँ। और तुम जनता के सामने अगर अपने आप जो तुमने पूरी जर्नी बताने आ रहे हो, जो तुम्हारे साथ जो बीता है तुम्हें वो बताना है, तो उसके लिए तुम्हें स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है। एग्जैक्टली। बस। अच्छा, ऑफ टॉपिक और बिजनेस से हटके आई वांट टू टॉक थोड़ा सा पर्सनली कि मतलब आपको देख के मेरे को बहुत मोटिवेशन आ रही है, और पूरी स्टोरी जब मैंने पढ़ी थी आपकी तो मैं भी डर गया था। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कहा यार ये मेरे साथ हो गया तो। द पॉइंट इज कि आपने जैसे बहुत सारी लेम चीज़ें होती हैं लोगों की लाइफ में जो कि इतनी बड़ी नहीं होती, और जिनका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं होता है कि इतना लंबे टाइम तक नहीं रहेगा या कभी भी नहीं रहेगा, तो बहुत छोटी चीज़ आती है और हम उसी से हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लाइक मैंने अपने, जब मेरा स्टाफ ही बात कर रहा होता है तो उनकी कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो मैं उस फेज से निकला हूँ फाइनेंशियल वाली, तो मेरे को देख के समझ आती है कि हाँ यार ये कैसे क्रैक हो जाएगी, कि ये कैसे हट जाएगी, बट जो आप पे आई उसका कुछ नहीं पता कि वो होगी रिवर्स, नहीं होगी, क्या है एंड, कुछ नहीं पता। तो ऐसी चीज़ में तो इंसान और टूट जाता है। अब यार दो आई गेस ऐसी फेज में 2 फेज आते हैं कि या तो तुम पूरे टूट जाते हो या फिर तुम इतना उससे उभर जाते हो कि वो बस नेल इट होता है। वो मेरा सेकंड फेज है, और एक्चुअली कि मेरा सेकंड फेज है मेरी फैमिली के चक्कर में आया। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आज भी दिल बहुत बार पिंच करता है इस चीज़ को लेके। आज मेरे अगर कॉलेज में 50 दोस्त थे, हाँ, आज 5 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मेरी प्रॉब्लम एग्रीगेट हुई तो उन्होंने साथ छोड़ दिया।
तो होता क्या, लोग सोचते हैं अरे यार कौन संभाले, कौन लेके जाए, कौन ध्यान दे, हमारी मस्ती में क्यों बाधा है। और ठीक है, दुनिया ने छोड़ दिया, मुझे पता। और उसके बाद मैंने किसी बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि उनका नेचर है। मुझे नहीं पता मैं क्या करता उनकी जगह होता तो 50-50 चांस है, मैं भी सेम ही करता। मे बी 50-50 चांस है, मैं कैसे बता दूं जो मैं जिस पे बीती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस बात का बुरा मानता नहीं, लेकिन हाँ इन चीज़ों में मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, पापा मम्मी, मेरी सिस्टर्स, मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी वाइफ, सब ने बहुत सपोर्ट किया है। अगर इनका सपोर्ट नहीं होता ना, तो मैं आज शायद एक कमरे में बैठा होता खाली और पता नहीं क्या कर रहा होता। एक मूवी भी है सूरमा, आई गेस, उसमें भी ऐसा सही है, वो पैर पे लग जाती है, वो बहुत अच्छा एथलीट होता है। यार मेरी स्टोरी कुछ भी नहीं है दुनिया में, मेरे से लाख गुना मोटिवेटिंग स्टोरीज ऑलरेडी हैं, मैं उस पर डिनाई नहीं करूंगा किसी बात को लेके। हाँ, यू आर वन ऑफ देम। आप कह रहे हो, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, बट मेरे से लाख गुना मोटिवेटिंग स्टोरीज और भी बहुत सारी हैं। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योर की जो जर्नी है ना, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन लोग जो है ना उसको पर्सनली ले जाते हैं। घर वाले लेट काम नहीं करने दे रहे, मेरा बिजनेस रुक गया, मैं ये हो गया, मेरा बिजनेस रुक गया। यार सारी प्रॉब्लम्स को तुम साइड करोगे ना, तुम बिजनेस बड़ा बना लोगे। मतलब मैं कोई चीज़ जानता नहीं जिसको मार्केट में बिक नहीं रही हो। यार एक गांव वाला गोबर के उपले बेच देता है भाई। एग्जैक्टली। कुछ भी बिक रहा है, घास बिक रही है, घास बिक रही है, सब बिकता है, क्या नहीं बिकता बताओ। पानी तक बिक रहा है। अरे यूएस में लोग अपने फाट बेच रहे हैं, ये नहीं पता था। अब गूगल करना, एक लड़की है वो अपने जार में फाट डाल के बेचती है, वो भी लोग खरीदते हैं। तो बिकने में, बेचने का, देखो इसको अगर आप एज अ मोटिवेशन लोगे ना, उस बंदी को बेचना आता है। हाँ एग्जैक्टली, बस बेचना आता है, सब बिकेगा। एक कंपनी है यूएस में, वो फ्रेश ऑक्सीजन के कैन बेच रही है, खाली कैन है, उस खोलोगे बस 2 बार लंबी सांस लो, ताजगी आ जाएगी, फेंक दो। बताओ क्या नहीं बिक रहा। कोविड में बहुत जरूरत थी इस चीज की वजह से, वो फ्रेशनेस के लिए बेसिकली, कि आपको नींद आ रही है, आप स्लीपी लग रहा है, आपको रिफ्रेशिंग चाहिए, खोलो सूंघो, खत्म। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि सब बिकता है, सब बिकता है। बहुत बड़ी दुनिया है यार, बहुत बड़ी दुनिया है। हर चीज के, हर बंदे के लिए जगह है, हर चीज के लिए जगह है। जगह लेकिन है, लेकिन उसको जगह को ढूंढना और अपने आप को उसमें फिट इन करना, वो बहुत अपने आप में टास्क होता है। व्हाट डू यू थिंक कि लोग क्यों नहीं कर पाते, ये चीज भी क्रैक नहीं कर पाते हैं बहुत सारे? वो नेवर गिव अप एटीट्यूड एक्सेप्ट ही नहीं करते ना। 10 फेलियर आ गए, छोड़ दो। 2 लोगों ने मना कर दिया, छोड़ दो। फिजिकली कोई प्रॉब्लम आ रही है, छोड़ दो। मेंटली कोई प्रॉब्लम आ रही है, छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? बट इसमें अब जैसे ये थोड़ा पर्सनल है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत अटकता हूँ। मेरा एटीट्यूड इज वेरी रिबेलिंग, कि अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आई वांट कि मैं इसको पार करूँगा और ये करूँगा वो करूँगा। बट सेकंड थॉट कभी कभी मेरे को ये आता है कि ये इतना रिबेलिंग एटीट्यूड कहीं मेरे को टाइम वेस्ट तो नहीं करा रहा, इन द सेंस कि कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो कि मेरे को लग रहा है परेशानी है और मैं उसको बस लड़ रहा हूँ उससे, और उसका कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, बहुत लॉन्ग, मतलब काफ़ी लंबा टाइम हो गया, और तो मेरे को क्या चीज़ वो क्विट करके कुछ और करना चाहिए। तो यहाँ पे भी थोड़ी कंफ्यूजन होती है। एक्सपीरियंस का नाम सुना है? हाँ। वो कैसे आएगा? एक बात बताओ, आपके हिसाब से आपने 10 काम करे, जिसमें से 8 सही निकले, 2 गलत डायरेक्शन में चले गए। हाँ। आपने फादर से पूछोगे ना, वो 2 काम वो पहले एलिमिनेट कर देंगे। क्यों? एक्सपीरियंस। बस तो करो सारे काम, तभी तो समझोगे कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। पहली फटी में थोड़ी रहेंगे कि यार क्या ये करूं नहीं करूं, ये करूं नहीं करूं। आप ऐसे मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हो, पर इतने वाइज हो। नहीं देखो, मैं आदमी कभी एज से मैच्योर नहीं होता, आदमी हालातों से मैच्योर होता है। 8 साल का बंदा अपनी खुद की ऑमलेट की दुकान, चाय की दुकान, ब्रेड पकौड़े की दुकान चलाता है कि भाई माँ बाप नहीं है मेरे, तो वो हमसे भी ज़्यादा मैच्योर होगा ना। तो वहाँ एज मैटर नहीं करती, हालात से आदमी बड़ा होता है, एज से बड़ा नहीं होता। आज भी 40 साल के 50 साल के लोग हैं जो बचपना की ज़िंदगी जी रहे हैं कि भाई पैसा भी है, सब कुछ है, सब कुछ ओके चल रहा है, बचपना, मतलब आज भी जीते हैं मेच्योरिटी के साथ। तो जब आपकी शादी हुई
आपकी शादी कब हुई थी? 21 जनवरी 21। ओके, सो मूविंग ऑन, अभी जैसे ऑनलाइन शार्क टैंक के बाद भी सारे स्टार्टअप्स, सारे मेजॉरिटी जितने भी मैंने पॉडकास्ट करे सब ऑनलाइन पे दबाव डाल रहे हैं। और मैं खुद ऑफलाइन बैकग्राउंड से हूँ क्योंकि यॉर्क स्टोर मैंने पूरा ही ऑफलाइन चलाया। तो मेरे को ये सवाल हमेशा बार बार आता है दिमाग में कि क्या मैं मेरा ऑफलाइन बिजनेस ना बहुत अच्छा चल रहा है, सॉर्टेड है, बट इसको क्या ऑनलाइन लेके जाऊँ या नहीं लेके जाऊँ? क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? देखो, बिजनेस ना ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलाने में कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। आजकल लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन का एरा है, ऑफलाइन नहीं चल सकता, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है, मार्केट बहुत बड़ी है, हर चीज़ जो है ना हर जगह बिक सकती है। तो अगर आप सपोज सोचो कि अब मेरा एग है, ऑनलाइन ऑफलाइन बिकिंग है, ऑनलाइन बिकिंग है, ऑनलाइन बिक सकते हैं। कोई बंदा सोचता है यार ऑनलाइन ही बेचूंगा, ऑफलाइन कुछ नहीं बिकेगा, सब कुछ ऑफलाइन बिकता है यार। हाँ, आज भी 100 अगर 100% जनता में से 13% ऑनलाइन बाय कर रही है, 87% का है ऑफलाइन। तो ऐसा नहीं है कि एक एरा है तो सिर्फ वही चलेगा। आपको मटेरियल बेचना, आप दोनों जगह बेच सकते हो। आज भी डेली नए नए शॉपिंग मॉल्स खोल रहे हैं, ठीक है, और लोग अपने शोरूम खोल रहे हैं। वो क्यों खोल रहे हैं? पैसा लगा रहे हैं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं ना? ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन का एरा है, ऑनलाइन में अमेजोन पे शॉपिंग कर ली, फ्लिपकार्ट शॉपिंग कर ली, तो बंदा पर्सनली जाके शोरूम पे शॉपिंग नहीं करेगा। कर रहा है। फर्नीचर ऑनलाइन मिल रहा है तो ऑफलाइन के बंदा भर जाके फर्नीचर नहीं खरीदेगा, खरीद रहा है। स्विगी जोमेटो से खाना आएगा, अरे स्विगी जोमेटो से खाना आएगा, वो मूवमेंट थोड़ी बनाएगा मेरे कि मैं अपनी वाइफ के साथ जाऊँ रेस्टोरेंट में बैठूंगा खाना खा के आऊँगा। तो मूवमेंट, यादें, आदमी का टच एंड फील का एक्सपीरियंस, ये सब कुछ ऑफलाइन है, ये सब कुछ ऑनलाइन कैप्चर नहीं हो सकता। तो अभी जैसे आपने बताया रेशियो कि 13% ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, सो आगे जाके ये कुछ होगा ऊपर नीचे या? सर रेशियो बढ़ेगा, लेकिन कभी भी ऑफलाइन को खत्म नहीं करेगा। करेक्ट। एक बात बताओ ना यार, आज ऑफलाइन का एक अपनी पूरी रूटीन बताओ। लाइफ में घूमने जाते हो, हाँ, जब सब कुछ ऑनलाइन देख सकते हो कि कैसा दिखता है दुबई, तो क्यों जा रहे हो दुबई? हाँ, बुर्ज खलीफा फोटो में देख लिया ना, तो वहां जाके अलग दिख रहा है शेप में, सेम ही शेप है ना, क्यों जा रहे हो? कोई भी चीज़ हो, कोई भी ट्रैवल से लेके शॉपिंग से लेके वर्चुअल, मतलब खाने से लेके कोई भी चीज़ बोल दो, सिर्फ मिंत्रा से शॉपिंग करते हो कपड़ों की, या फिर जाके भी करते हो? जाके ज़्यादा करता हूँ। तो फिर क्यों कर रहे हो जब मिंत्रा में मिल रहा है तो? वही पर्सनल, अच्छा एक बात बताओ यार, हाँ, पर्सनल फील, टच, एक्सपीरियंस, मूवमेंट, सबको छोड़ दो। अगर सब कुछ 2 घंटे में ऑनलाइन कर लोगे, दिन के बाकी 10 घंटे क्या करोगे? छुट्टी आदमी में लेता है ताकि मैं बाहर निकलूँ, मैं घूमूं फिरूं, इसलिए नहीं लेता कि मैं मैं छुट्टी लूँ, घर बैठूँ, ऑनलाइन सब कुछ ऑर्डर कर दूँ और फिर बस हो गया काम। फ्रेशनेस लगती है आदमी को, एक लाइवलीहुड आती है लाइफ में, वो सब कुछ ऑफलाइन जाके ही आएगा, ऑनलाइन से नहीं आ सकता। और एक और सवाल, जैसे एम्प्लॉयज हैं जितने भी हैं, आप बैंगलोर में देखो, कहीं भी देखो वैसे तो इनफैक्ट, बट हर एक एम्प्लॉय को स्टार्टअप बिल्ड करना है या कंटेंट क्रिएटर बनना है, कुछ ना कुछ करना है। तो ये सारा ही माइंडसेट जो है सबको ये करना है, तो एम्प्लॉयज कहाँ जाएंगे? कैसे एम्प्लॉयज रहेंगे कहाँ जब सभी सारे फाउंडर्स बन जाएंगे? तो एक बात आपको बताता हूँ मैं, आप आप पॉडकास्टर हो, आप इस पॉडकास्ट से जस्ट पहले जब हम 10 मिनट्स का चिट चाट कर रहे थे जनरल, तो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी कि यार ये पॉडकास्ट में 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, मैं पॉडकास्टर बना, मैं पॉडकास्ट वीडियोस नहीं बना रहा ना। हाँ, नहीं, मेरा वो तो कोई चैनल नहीं है। नहीं, देखो, नॉलेज होना, पता होना अलग चीज़ है, लेकिन उस बंदे की उसमें एक्सपर्टीज होना अलग चीज़ हो जाती है। एक बंदे को अकाउंट्स में बहुत अच्छा है, उसका अकाउंट्स बहुत फास्ट है, वो कैलकुलेशन बहुत तेज़ करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैली बना देगा या बिजी सॉफ्टवेयर बना देगा। माइंडसेट होना बहुत अच्छी बात है, अप्रोच होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर एक बंदे का स्किल है, और हर एक बंदे का स्किल मल्टी लेवल पे नहीं है। करेक्ट। मेरा स्किल है, मैं अपने 7 डिपार्टमेंट संभाल रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ के 7 डिपार्टमेंट्स नहीं संभाल सकता भाई, वो उसका स्किल है। सोशल मीडिया, क्रिएटिवनेस, R&D, नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, नई क्वालिटी को स्टेबल रखना और इनोवेशन लाना, वो उसका स्किल है, मेरा नहीं है। मेरे को भी बोलेगा मैं नहीं कर सकता। तो ऐसी हर एक का अपना स्किल होता है, और अपने उस स्किल और एक दायरा होता है, एक कैपेसिटी होती है।
दिमाग की कैपेसिटी होती है, एक लाइफ सपोर्टिंग कैपेसिटी होती है, हर एक बंदा उस चीज़ को बीट नहीं कर सकता। व्हाट डू यू थिंक कि हर एक इंसान में पोटेंशियल है फाउंडर बनने का, या हर एक इंसान में पोटेंशियल है ग्रो होने का। ओके, फाउंडर इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, क्योंकि वो उसको सब कुछ संभालना है। सर सब कुछ संभालने ज़्यादा उसको अपने आप को संभालना है। ओके, सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि तुम्हें काम करना आसान है, काम करवाना बहुत मुश्किल है। एग्रीड, ट्रू। आप जब तक खुद काम कर रहे हो आप फाउंडर बन जाओगे, जब तक अपनी 100% इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो, 4 लोगों की टीम है, 5 आप हो, 5वें आप हो, आप काम कर लोगे। जैसे ही 15 लोग आ जाएंगे और काम करवाना पड़ेगा ना, वहाँ सारे स्किल्स हिल जाते हैं। अपना इतना प्रेशर दिमाग में लेना, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अपने पास रखना, अपना दिन रात की नींद उड़ाना। फाउंडर लोगों को मजाक लगता है कि ये फाउंडर है, ये तो बॉस है, ये पैसे वाला है, ये मस्ती कर रहा होगा। सर बाल सफ़ेद हो गए 25 साल की उम्र में। बीवी डेली गिनती है कि अरे 15 बाल सफ़ेद हो गए, 16 बाल सफ़ेद हो गए, 17 बाल सफ़ेद हो गए। ये रियलिटी में गिनती है। मैं कोई मेटाफोरिकली नहीं बोल रहा आपको। गॉट इट। ओके, और जैसे ही शार्क टैंक की इतनी बात हुई है तो एक और सवाल कि शार्क टैंक के आने के बाद ना सबको, जो नॉर्मल बिजनेस भी कर रहे थे ना, उन सबको भी फंडिंग चाहिए, या उनको लग रहा है कि यही फंडिंग इज द ओनली वे टू सक्सेस। यार देखो होता क्या, हर एक का ना बूम पीरियड आता है। हाँ, अमेज़न आया, अमेज़न जब यूएस में था, उसकी कॉपी, उसके रेप्लिका बना इंडिया में, फ्लिपकार्ट बना, स्नैपडील बना, शॉपक्लूज बना, ठीक है, और भी बहुत सारे जिबोंग वगैरह बहुत थे, ठीक है। तो वो बने, तो जब वो उसकी कॉपी बनी, वो सब लोगों ने करा। आज कोई बंदा ई-कॉमर्स, उनको जो फंडिंग मिली, हाँ सर इतनी हाई वैल्यूएशन पे मिली थी ना कि अमेज़न मतलब फ्लिपकार्ट की 3 करोड़ की सेल पे जो उसकी वैल्यूएशन थी, मुझे आज वैल्यूएशन मिल रही होती ना, तो मैं मतलब पता नहीं क्या ही कर रहा होता ज़िंदगी में, क्योंकि उस टाइम वो नया नया ट्रेंड था, उनको मिल गई। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अब धीरे धीरे वैल्यूएशंस जो है वो बहुत डाउन जा रही हैं। लोग पहले टर्नओवर देखते थे, प्रॉफिट नहीं देखते थे। जब से आईपीओ फ्लॉप्स जा रहे हैं, सारे फंडेड कंपनी के आईपीओ फ्लॉप जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास 7-8 नाम है, क्यों लेने हैं नाम, लेकिन तो सब सारे फ्लॉप जा रहे हैं। तब से जो है वैल्यूएशन स्ट्रक्चर बहुत चेंज हो गया लाइफ में। अब पहले मिलता था कि टर्नओवर पे वैल्यूएशन, आजकल धीरे धीरे लोग आ रहे हैं कि प्रॉफिट पे वैल्यूएशन देंगे। प्रॉफिट वैल्यूएशन इतनी कम होती है कि आज उस टाइम मैं अपना खुद ही पैसा लगा खुद ही कमा लूंगा। तो धीरे धीरे एरा चेंज होता है। हर एक का बूम, एडटेक का बूम आया, इतने स्टार्टअप्स आ गए कि पहले वाले को जो वैल्यूएशन मिली लास्ट को नहीं मिली, ठीक है। आज एआई का बूम है, पहले वाले को जो वैल्यूएशन मिली लास्ट को नहीं मिलेगी, ठीक है। ई-कॉमर्स का बूम आया था, तो हर एक का बूम आता है, हर एक में ऐसे अप डाउन होते रहते हैं। लेकिन एक बात है कि साल 2 साल 4 साल के बाद फंडिंग बंद नहीं होगी, लेकिन लोगों को समझ आ जाएगा कि फंडिंग इज नॉट एवरीथिंग। वो चीज़ अभी लोगों को समझ नहीं आ रही बस। इनफैक्ट आई गेस बूटस्ट्रैप स्टार्टअप सेलिब्रेट भी बहुत कम होते हैं इंडिया में। सर बिल्कुल नहीं होते। मतलब ज़ीरोधा के अलावा, हाँ मैं भी उसी का नाम लेने वाला था। मैं नहीं जानता कि ज़ीरोधा के अलावा, सर शार्क टैंक में ज़ीरोधा के मालिक को होना चाहिए। एग्जैक्टली, वो असली शार्क है। हाँ उन्हें बिल्ड किया, हाँ सही बात है। मतलब मेरे हिसाब से उसको होना चाहिए। एग्रीड। मार्केट में पैसा उठा के, पैसा बर्न करके, 1000 लोगों का स्टाफ रख के, ठीक है, किस्मत तुमने मेहनत करी होगी, बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे हिसाब से शार्क वो होना चाहिए जिसने देखो अमन सर है, मैं उसको शार्क, मैं उनको शार्क मानता हूँ। क्यों सर? प्रॉफिटेबल बिजनेस है, फंडिंग चाहे कितनी भी उठा लियो, हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रखा है उन्होंने, इसलिए मेरी नज़र में वो शार्क है। नाइस, गॉट इट। मैं बाकी शार्क्स की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। हाँ। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मेरी नज़र में जो बंदा प्रॉफिट कमा रहा है ना, वो बिजनेसमैन है। बिजनेस क्या है? बिजनेस प्रॉफिट ही तो है। इवेंचुअली जो फंडिंग रेस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? उनको आगे जाके प्रॉफिट्स तो दिखाने ही है, नहीं तो कंपनी बंद ही है। तो बस मेरे नज़र में तो मैं मतलब शार्क्स की बात करूँ तो एक अमन सर, और अगर बूटस्ट्रैप की बात करूँ ज़ीरोधा, ये 2 लोग तो मैं कहता हूँ ये तो शार्क्स होने ही चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी तुम कमा रहे हो तो तुम बिजनेसमैन हो। और देखो सर, इन्वेस्टमेंट और बर्न में फ़र्क होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होती है, कोई फैक्ट्री लगा रहा है आदमी, लैंड बिल्डिंग खरीदनी है, वो लगानी, वो इन्वेस्टमेंट हुई। ये लोग बर्न, कस्टमर एक्वायर करने के नाम पे बर्न करो, बर्न करते रहो, लास्ट में कंपनी जो है किसी और को बेच दो, ठीक है, एग्जिट। तुमने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया, मान लिया, पर ये मैं उसको बिजनेस नहीं बोलूँगा।
हाँ एग्जैक्टली, वो बिजनेस है भी नहीं, टोपी घूम रही है बस, टोपी घूम रही है बस। और दिस इज अ बबल, जिस दिन बबल फटेगा ना वो, हाँ उस दिन अपना सर जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, यूनिकॉर्न सारी हिली हुई आज। एग्जैक्टली, सारा ही है। क्यों? इतनी डेली लिंक्डइन पे न्यूज़ आती है कि ये यूनिकॉर्न इसकी वैल्यूएशन रिकरेक्ट हो गई, ये यूनिकॉर्न इसकी वैल्यूएशन रिकरेक्ट हो गई। वैल्यूएशन 50% डाउन हो रही है लोगों की, क्योंकि लोगों को समझ आ रहा है कि ये जो बबल है ना, ये बबल लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। तो हो गई ना, जैसे यूएस में हुआ था .com बबल, सेम वही हाल हो रहा है बस स्टार्टअप्स के साथ अब। बस वो स्टार्टअप क्या तो हो रहा है, इसलिए मार्केट क्रैश नहीं होगी, लेकिन हाल वही हो रहा है सर। बबल जो फटा है ना वो बहुत बुरा, बट फर्क पड़ेगा मार्केट पे थोड़ा सर। करेक्ट मार्केट करेक्ट तो हुई नहीं, देखो वैल्यूएशन नहीं मिल रही ना वो। वही पहले हमारे सेक्टर में, D2C सेक्टर में टर्नओवर का 10x तक मिलता था। मैं 100 करोड़ की सेल करूंगा, 1000 करोड़ की वैल्यूएशन मेरी है, चाहे मैं लॉस कर रहा हूँ 10 करोड़ का महीने साल का, आज प्रॉफिट पे है। 100 करोड़ की सेल बंदा कर रहा है, 10 करोड़ का प्रॉफिट है, उसका 10 गुना 100 करोड़ मिलेगा। तो 10 टाइम्स कम मिल रहा है आजकल लोगों को। प्रॉफिट पे है बेसिकली, 100 करोड़ की सेल है, 50 करोड़ का प्रॉफिट है, 500 करोड़ मिल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट पे मिल रहा है। अब इक्टा मार्जिन पे मिलेगा। और अभी सारे लोगों को फंडिंग चाहिए सर, फंडिंग सबको चाहिए, वही ना। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, जितनी फंडेड कंपनीज के IPO लॉन्च हुए थे, क्या हालत है उनकी? बहुत, क्या ही बोलो। तो वो मार्केट करेक्शन टाइम है ये बेसिकली। मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट हो रही है। मैं एज अ स्टॉक मार्केट लेवल नहीं बोल रहा, मैं एज अ फंडिंग वाले लेवल, स्टार्टअप लेवल बोल रहा हूँ कि मार्केट बहुत करेक्ट हो रही है इस टाइम, विच वाज जरूरी था काफी ज्यादा, क्योंकि ये तो बबल बढ़ता ही जाता। सर बहुत जरूरी भी था एक्चुअली। क्या सर, एट द एंड मिडिल मैन को पेट पे लात पड़ रही है। वो चीज़ मुझे जो है ना, मतलब थोड़ी सी पर्सनली नहीं सूट करती। आदमी फंडिंग उठाता है, बिजनेस बड़ा बनाता है, IPO लॉन्च कर देता है, IPO में वो तो अपने एग्जिट ले जाता है, लॉस मेकिंग कंपनी होती है, मिडिल क्लास उसमें इन्वेस्ट करती है, कंपनी के शेयर डाउन जाते हैं, पैसे किसके डूबते हैं? मिडिल क्लास के। IPO एग्जिट के अंदर तो उन्होंने तो पैसा कमा लिया, लेकिन नुकसान किसको? मिडिल क्लास को हुआ। IPO एग्जिट होना चाहिए, तुम पैसा कमाओ, एग्जिट करो, मार्केट का स्टैंडर्ड है, लेकिन फिर कंपनी उसको ग्रो करो ना। इवेंचुअली प्रॉफिट के लिए तो काम होता है। तुम कंपनी ग्रो करो, जिसने शेयर लिए उनके शेयर बढ़े, वो भी खुश हो, सब कुछ, वो ग्रोथ कहाँ है? That's the dark side of startup world. स्टार्टअप वर्ल्ड की डार्क साइड है यार। डेफिनेटली। जो लोग छोटा बिजनेस बनाओगे, तुमसे बड़े वाला तुम्हें खरीद लेगा, उससे बड़े वाला उसको खरीद लेगा, सबसे बड़े वाला IPO लॉन्च कर देगा, उसके बाद मिडिल क्लास के IPO, मिडिल क्लास वाले फंस गया पैसा। मिडिल क्लास इन द सेंस कि मिडिल क्लास लोग जो IPO में पैसा लगाएंगे, वो एग्जिट लेकर IPO नीचे जाए ऊपर जाए कहीं भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। मैं ये नहीं बोल रहा सारे स्टार्टअप्स ऐसा हैं, लेकिन 10 में से 9 स्टार्टअप्स का सर यही स्टोरी है। और जिनकी नहीं है वो यही बना रहे हैं। परफेक्ट। बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा तो लोग देखेंगे नहीं। हाँ, सो लास्ट क्वेश्चन मेरा सबसे ही रहता है कि हाउ वाज एडॉन्टॉक्स, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? दैट्स इट। नहीं पसंद आया तो गाली भी दे सकता हो। सो ऑनेस्ट रिव्यू। सो बहुत अच्छा था, ठीक है। आपकी क्यूरियोसिटी देख के अच्छा लगा कि यार आपको जानने की ज़ील है हर चीज़ को, कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और आपके मैंने पहले पॉडकास्ट सुने थे तो मुझे था कि यार नहीं यार, वरुण सवाल अच्छे पूछता है और मार्केट में एक अच्छी डिलीवरी देता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड यहाँ तक। अगर आप ये आधे घंटे 1 घंटे या जितना भी देर का ये एपिसोड है आप देख के यहाँ तक आए हैं, तो प्लीज़ हमारे को फीडबैक दो कि जिससे हम इम्प्रूव करें, कि क्या इसमें ऑडियो की गलती थी, मैं गेस्ट को रोक रहा था, इंटरप्ट कर रहा था, या फिर कुछ भी XYZ जो आपको लगता है कि यार हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपने ही देखना है इवेंचुअली, लास्ट में आपने ही देखना है, ये आप ही के लिए बन रहा है। तो आप हमें फीडबैक दो। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमारे साथ काम करना चाहते हो, या कुछ भी चीज़ करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप पे, मैं, मेरी टीम, हम एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे लोग उसमें ऑलरेडी हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और सब्सक्राइब भी कर लेना, कि जिससे हमारे को मोटिवेशन मिलती रहे। एंड बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच।